तो स्टूडेंट देखिए पूछेगा, पहला प्रश्न आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, आपको भी साथ ही साथ आंसर बताते चलना है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तुरंत उड़ाइए, शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट तुरंत आप बताइए कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो तुरंत आप बता देंगे कितनी होती है, अनंत होती है, बात खत्म। ये तो तुरंत आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा आप लोगों को, ठीक है, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, बहुत बार मैं बता भी मैं चुका हूं इन क्वेश्चनों को, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। चलिए स्टूडेंट बताइए 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की 0। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। समझ रहे हैं, जितना समतल दर्पण की आपकी दूरी रहेगी उतना प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही सेम दूरी पे बनेगी। तो 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखिए तो 10 सेंटीमीटर पर बनेगा प्रतिबिंब, बात खत्म। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट। 1% आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जाम में बैठिएगा यही क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, तुरंत करके चले आएंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है आपसे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। चलिए बताइए कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा एक, एक से कम, एक से अधिक, कि अनंत। चलिए स्टूडेंट बताइए, तुरंत बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक, क्या होता है, एक होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध है। चलिए बताइए एफ और आर के बीच क्या संबंध है, एफ बराबर आर, एफ बराबर 1/r, 2 एफ बराबर आर की एफ बराबर 2r। चलिए स्टूडेंट तुरंत बताइए, ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत को आपको करना चाहिए क्योंकि पढ़े हुए हैं, तुरंत कर देंगे आप लोग। चलिए बताइए स्टूडेंट, तो आप इससे जानते भी हैं कि दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है, तो यह बराबर 2r, यह बराबर 2r, यहाँ से आर निकालेंगे तो यह बाई आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, अरे यह बराबर 2r कैसे होगा, यह बराबर, तो यहाँ से आर निकल जाएगा, सी न होगा क्योंकि ऑप्शन सी होगा, सॉरी गाइस ऑप्शन सी होगा क्योंकि 2 यह बराबर आर होता है, तभी ना एफ निकालते हैं तो r/2 होता है। तो ठीक है, यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कहा, ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पांचवा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट IMP प्रश्न है स्टूडेंट, चलिए धुआं उड़ा दीजिए। किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो मैं पढ़ लेता हूँ, ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जैसा आप लोग जानते भी है कि वह दर्पण कौन सा है कि जिसके दर्पण के सामने रखूंगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, मेरा वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो स्टूडेंट वो है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा हो गया, क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलता है। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। कह रहा है कि अवतल द्वारा ना किसी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। ऑप्शन ए दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर, ऑप्शन बी दर्पण के फोकस दूरी एफ पर, और ऑप्शन सी दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में, और ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में। चलिए स्टूडेंट चारों ऑप्शन में से आप बताइए स्टूडेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, ठीक है। तो जैसा आप लोग भी बहुत अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अगर सीधा प्रतिबिंब या बड़ा प्रतिबिंब आप देखना चाहते हैं तो उसे रखना पड़ेगा दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में ही रखना पड़ेगा। तो यह कंडीशन फॉलो होगी स्टूडेंट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन से मुलाकात होगी आपके सीधे 2021 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और तुरंत आप क्वेश्चन को कर डालेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है स्टूडेंट, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा।
कह रहा है कि आप दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। समझ रहे हैं? तो दर्पण कौन सा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल कि समतल तथा उत्तल दोनों। चलिए स्टूडेंट आप बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण ऐसे दोनों ऐसे दर्पण है कि आप चाहे वस्तु चाहे दर्पण से कितनी ही दूरी पर क्यों ना आप खड़े हो, तो आपका सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। वो कंडीशन दोनों में फॉलो होती है, समतल दर्पण में भी होती है, उत्तल दर्पण में भी होती है स्टूडेंट। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत 1% आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7वें में स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? ऑप्शन ए स्टूडेंट कह रहा है कि दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा, और ऑप्शन बी कह रहा है कि दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उल्टा, और ऑप्शन सी कह रहा है कि दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, और ऑप्शन डी कह रहा है स्टूडेंट कि दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा। यहाँ यह फोकस है। देखिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग आंसर चूज कीजिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। और क्वेश्चन यह कह रहा है आपसे कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का हो? स्टूडेंट चलिए बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर होता है स्टूडेंट, तो वह होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो वो कहाँ होता है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट वो होता है कहाँ कि दर्पण के पीछे। कहाँ होता है? पहले बात दर्पण के पीछे अब P एवं F के बीच होता है, और स्टूडेंट आभासी एवं क्या होता है? सीधा होता है। स्टूडेंट ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है। 2021 बोर्ड एग्जाम में जरूर मुलाकात होगी, तो तुरंत इसको तुरंत उड़ा दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? उड़ा दीजिएगा। याद है तो उड़ाएंगे, नहीं तो क्या उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? ऑप्शन ए परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, ऑप्शन बी परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, और ऑप्शन सी परावर्तक के फोकस एवं वक्रता के बीच, और ऑप्शन डी परावर्तक के वक्रता के केंद्र पर। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर क्या होगा कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में जो बल्ब लगा होता है वो परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच लगा होता है। स्टूडेंट ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट मजा आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 देख के। उस सब बोर्ड एग्जाम में तो मुलाकात होगी तो फिर मजा आ जाएगा, कहिएगा कि हाँ कहाँ से पढ़ाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, चलिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। और मारिए तुरंत इसको सही आंसर तुरंत कीजिए आप लोग। मिट्टी। मिट्टी से लेंस बनाया जा सकता है, बताइए। लेंस मिट्टी से बनेगा, जल से बना, कांच से, प्लास्टिक से। मिट्टी से आपको प्रतिबिंब लौकेगा, दिखेगा उधर, जल में भी देख पाएंगे आप, कांच में भी देख पाएंगे, प्लास्टिक में भी देख पाएंगे, मिट्टी में देख पाएंगे। आपकी कोई भी यहाँ पे मिट्टी लगा देंगे तो बाहर की वस्तु दिखाई देगी? कभी नहीं। हटाइए इसको तुरंत, मारिए ऑप्शन डी, इसको डी तुरंत हटाइए। इस तुरंत तो याद ही है, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को कहाँ रखेंगे भैया? ऑप्शन ए लेंस के फोकस पर, ऑप्शन बी लेंस 2f की दूरी पर, ऑप्शन सी लेंस से f तथा 2f के बीच, और ऑप्शन डी 2f तथा अनंत के बीच। चलिए स्टूडेंट आप इसका सही आंसर हमको बताइए कि कहाँ रखना पड़ेगा। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग चूज कर लीजिए। मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को रख देंगे। कहाँ रख देंगे भैया? तो लेंस से f तथा 2f के बीच रख देंगे, बस कंडीशन फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत 1% दिक्कत है ही नहीं कि बताएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं, और ये बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन से ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय का 12 आ जाएगा, तो हमसे कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक अवतल
अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अगर एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए आभासी उल्टा व छोटा, ऑप्शन बी आभासी सीधा व बड़ा, और ऑप्शन सी आभासी सीधा व छोटा, और ऑप्शन डी आभासी उल्टा व बड़ा। चलिए स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा व क्या बनता है स्टूडेंट? छोटा बनता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं। वो विकल्पीय के मैंने 12 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, आपको तुरंत याद हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी विथ सोल्यूशन के साथ। चलिए, वीडियो कैसी लग रही है? लाइक कीजिए। 200 लाइक का टारगेट रखा हूं ना, इसको तुरंत पूरा करवाइए। समझ रहे हैं? आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लाइक नहीं करेंगे। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो स्टूडेंट आप इसका आंसर लिख देंगे बहुत अच्छे ढंग से कि अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। बात खत्म। बताइए, इसमें कोई टेक्निक दिमाग लगाने वाली बात है? कुछ नहीं दिमाग लगाने वाली बात। हम तुरंत जान ही गए हैं कि अवतल दर्पण से जो बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होता है भैया वो सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा, और उत्तल दर्पण से जो बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होगा उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। बात खत्म। अभी तुरंत याद ना हो गया कि इसको सोचे समझेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अच्छा भैया, चलिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा? अब लो, तो इसका देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना? 10 सेंटीमीटर पर बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है। तो जानते हैं आप लोग कि उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन क्षमता होती है वो सदैव धनात्मक होती है और 1 से कम होती है, तो उतना पे ही बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना बन सकता है? 10 सेंटीमीटर बनेगा। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा, तुरंत आप लिख के उड़ा दीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर चलते हैं। पहला और दूसरा आपने अच्छे ढंग से लिख लीजिए। ठीक है, मौका आप नहीं मिलेगा इतना बेहतर पढ़ाने का। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है स्टूडेंट आपसे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध को सूत्र लिखिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, समझ रहे हैं, और वह वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, उसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ की दुगनी होती है, इसलिए आर बराबर 2f। यहाँ से एफ निकालेंगे तो r/2। विकल्प में मुलाकात हुआ था, याद आ गया कि नहीं कुछ आप लोगों के दिमाग में? तो ये सब पढ़े रहेंगे तो कुछ याद ना रहेगा कि बचेगा कोई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है आपसे, और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं कि अवतल दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध लिखिए। चलिए तो हम लोग जानते ही हैं, तो लिख लें उत्तर। अवतल दर्पण के लिए u, v तथा f में निम्न संबंध होता है। क्या? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। थोड़ा दर्शा भी दें कि जहाँ u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, और v क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और f क्या होता है? दर्पण से फोकस दूरी होती है। बात खत्म। कितना अच्छा से मैं लिखा है, बस इसी तरह आपको लिखना है। नंबर कौन नहीं देगा? छीन लेंगे नंबर हम लोग एग्जामिनर के हाथों से कि। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कह रहा है? चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी उड़ाते हैं। देखिए कितना जल्द कह रहा है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर, सड़कों पे जब देखते हैं सड़क पे कोई लैंप लगा होता है, तो सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। हमको बताना है कि सड़कों पे जो लैंप लगा होता है उसके ऊपर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और एक और इसका उपयोग लिखना। चलिए देखिए, तो सड़कों पर लगे लैंपों पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्या? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है। बताइए, हो तो गया। अब हम लोग मालूम चल गया जो खंभा है उसके ऊपर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और उसका एक प्रयोग का और कहाँ किया जाता है? तो वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जो साइड मिरर लगा होता है। समझ रहे हैं? बात खत्म। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए क्या कह रहा है आपसे, चलिए देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर छठवां स्टूडेंट ये आपसे कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लिखिए तथा समझाइए।
प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लिखिए तथा समझाइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। चलिए तो उड़ाते हैं इसको। तो लिखेंगे उत्तर में कि आपतन कोण कीजिए साइन आई व अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ माध्यम पहला है, माध्यम दूसरा है, वायु व काच है। ये जो यहाँ से आ रही है साइन आई आपतन कोण, यह क्या है परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद तो कुछ और लिखना ना पड़ेगा आप लोगों का। क्या लिखेंगे, अर्थात पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक हो गया। यह इस नियम को स्नेल नियम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि स्नेल का नियम लिखिए तब भी आप यही लिखेंगे। अगर प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम पूछेगा तो वही चीज़ है। तो स्नेल का नियम इसी को कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट, क्लियर ना? क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां को उड़ाते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इस बार आएगा तो उड़ाइएगा तुरंत आप लोग। प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि प्रत्येक लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिनमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित या विस्थापित हुए सीधे बाहर निकल जाती है। वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बात खत्म। कितना अच्छे वर्डों में लिखा है, तुरंत याद न करेंगे इसको? याद हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है भैया, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां के लिए। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 8वां ये आपसे कह रहा है कि यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47, 1.33 है, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों? मिट्टी का तेल का अपवर्तनांक दे दिया भैया, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक दे दिया है, जल का अपवर्तनांक का दे दिया है, और पूछ रहा है कि इसमें प्रकाश की चाल सबसे तीव्र किस में होगी। तो चलिए देखते हैं। पहले उत्तर में लिखेंगे, दिया है मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47, जल का अपवर्तनांक 1.33। लेकिन आई कंडीशन याद रहेगा तो उड़ा देंगे। क्या कि जो माध्यम सबसे अधिक प्रकाशीय विरल है, अर्थात जिनका अपवर्तनांक सबसे कम है, उस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। उपरोक्त तीनों माध्यमों में जल का जो अपवर्तनांक है वो सबसे क्या है, कम है। अतः इनमें से जल ही ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। ये भैया जल का अपवर्तनांक सबसे कम है 1.33। यही चीज तो लिखा है कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगी प्रकाश की चाल उसमें सबसे तेज होगी। तो जल का अपवर्तनांक सबसे कम है तो प्रकाश की चाल सबसे तेज इसी में होगी। बात खत्म। बताइए कोई दिक्कत? 1% दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 8वें में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को उड़ाइए। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाए। चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ से किरणें आ रही हैं, फिर यहाँ पे टकरा के फिर पुनः समांतर हो रही है। ये किरणें सीधे जाके समांतर चली गई, ये किरणें फिर यहाँ टकरा गए, फिर रिफ्लेक्शन होके फिर इस लेंस से समांतर हो गई। ठीक है, यही चीज़ हमको चित्र द्वारा दर्शाना था। तो चित्र द्वारा लेंस पहला है, लेंस दूसरा है। ठीक है, और कुछ लिखना भी है तो लिखेंगे ना कि यदि दोनों लेंसों के मध्य दूरी 2f होगी तो प्रथम लेंस प्रतिबिंब फोकस बिंदु आई पर बनेगा। यह प्रतिबिंब लेंस दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इससे आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ रहे हैं? यह जो पहला लेंस है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अब प्रकाश की किरणें यहाँ से अपवर्तन के पश्चात लेंस दूसरे पे जा रही हैं, फिर वहाँ से समांतर हो जा रही हैं। यही तो चीज़ लिखा है, और क्या लिखा है? कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत है? 1% दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 9 को उड़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, अरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कि एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का
किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को तुरंत नोट कीजिए और देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, कहाँ पे भैया, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है तथा वास्तविक बनता है और उल्टा व वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, एक चीज देखिए, चित्र थोड़ा गड़बड़ाया है। यह जो प्रतिबिंब, इसको सही से स्केल द्वारा बनाएंगे तो यह इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ यह नहीं, यहाँ पे बनेगा, समझ रहे हैं, ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो स्केल द्वारा जब आप लंगड़ा प्रकार से अच्छे ढंग से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि वस्तु को रखना कहाँ है हमको। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, ये बात फॉलो रखिए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है तथा वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, यह प्रश्न को भैया लिख कर याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 कंप्लीट। इससे 12 अगर आ गया भैया, हाँ मैं ना कमेंट कीजिए, लेकिन इसके अंदर आइबे करेगा तो उड़ाइएगा तुरंत। ये नहीं कि भैया हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़िए चुपचाप। ठीक है, चलिए 2 महीना पेपर है और क्या कर रहे हैं आप लोग, घूमना उमना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्यों अब हम पढ़ेंगे क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। जो जो लघु उत्तरीय प्रश्न में बताऊंगा उसको लिख के उत्तर उसका लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने विद्या क्वेश्चन से और ईमानदारी से नहीं तो गड़बड़ाएगा, फिर हमको मत कहिएगा। ठीक है, ईमानदारी से आपको इन क्वेश्चनों का आंसर लिख कर याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला पढ़ने में जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, थोड़ा इसको डिजाइनर बना दूं क्या हल्का सा, कि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। चलिए क्वेश्चन पहला देखिए, उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद करना है। अभी न्यूमेरिकल बाकी है स्टूडेंट लास्ट में। ठीक है, पूरा वीडियो को देखना है, न्यूमेरिकल में मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा ईमानदारी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा को थोड़ा मैं रंग दूँ, देखिए इतना बहुत है। क्वेश्चन दूसरा क्या है कि किसी माध्यम में डूबे कांच की आयताकार स्लेब पर आपतित कोई प्रकाश किरण अपने स्वयं के समांतर निर्गत क्यों होती है, आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। किसी माध्यम में डूबे कांच की आयताकार स्लेब पर जो आपतित कोई प्रकाश की किरण अपने स्वयं के समांतर निर्गत क्यों होती है, आरेख द्वारा समझाइए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इससे लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाला है बहुत तेज। ठीक है, इसको तैयार कर लेना आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं, हाईलाइट कर दूं थोड़ा। चलिए देखिए इतना बहुत है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन नियम को समझाइए। ये भी आता है लघु उत्तरीय में, आता है कि प्रकाश के अपवर्तन नियम को समझाइए। तो आप इसको एकदम रट्टा मार लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, और दूसरा कंडीशन फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर चौथा। इसको नोट करके ईमानदारी से, मैं आगे ही बता दिया हूँ, ईमानदारी से बाद में हमको दोस्त मत ठहराइएगा कि आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया, आज ये नहीं आया था। आपको पूरा नोट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर पांचवा स्टूडेंट आपसे ये बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसको नंबर रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का, और क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर है तो इस स्लिप को फेंकूं और क्वेश्चन नंबर 6वें पर लेके आ गया। और क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है आपसे स्टूडेंट कि अपवर्तन के नियम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि अपवर्तन के नियम लिखिए, इन्हें किरण आरेख की सहायता से उस स्थिति में स्पष्ट कीजिए जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच के आयताकार स्लेब से गुजरती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, इस प्रश्न को आपको लिख कर याद कर एग्जाम में जाना है।
समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां, साथ ही मैं बताया हूँ, साथ ही बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न साथ ही बताऊंगा, इसमें से आएगा ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन एनसीईआरटी का है, बच के रहिएगा। किसी पेंसिल को जब जल से भरे गिलास में डुबोते हैं तो वह वायु तथा जल के अंतरापृष्ठ पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यदि इस पेंसिल को जल के स्थान पर केरोसिन अथवा तारपीन के तेल में डुबोए तो क्या यह इनमें भी इतनी ही मुड़ी हुई प्रतीत होंगी? अपने उत्तर की व्याख्या कारण सहित समझाइए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट विद्या क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है, आपके बुक में भी मिल जाएगा, इसको ढूंढ कर लिख लीजिएगा। इतना तो काम कर सकते हैं ना, क्या मैं इसका भी लिखूँ आंसर 2 पेज में? आए कितना मेहनत करूँ बताइए आप लोग के लिए। हो सकेगा तो कमेंट कीजिएगा, बता ही देंगे भैया, आपके लिए खड़े हैं तो क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर। तो यहाँ तक आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न ये चीज दिखाई दे रहा है, स्लीप है, लघु उत्तरीय वाला काम खत्म, लघु उत्तरीय का काम खत्म। अब हम बढ़ेंगे कहाँ पे? दीर्घ उत्तरीय पे। इसको थोड़ा साइड कर दूं, चलिए साइड कर दिया, स्लीप को लेकर आऊँ लघु उत्तरीय का। लघु उत्तरीय का मात्र 2 ही प्रश्नों में आपको बताऊंगा, उसी में काम ही बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए थोड़ा रंग दूं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, उदास लग रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, 2 ही प्रश्न याद करना है दीर्घ उत्तरीय का। अवतल दर्पण के सम्मुख, ऐसा जान रहे हैं क्या होता है? 30% कम हो गया सिलेबस, ठीक है, तो कुछ पॉइंटों को हटाया भी गया, ठीक है। अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति के किरण आरेखों को दर्शाइए। अवतल दर्पण से जितने कंडीशन बनते हैं सभी को इसमें लिखना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, रट्टा मार लीजिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि उत्तल लेंस के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में, देखिए एक ये तो अवतल लेंस के लिए कंडीशन हो गया, यह उत्तल लेंस की कंडीशन है कि उत्तल लेंस के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के लेंस द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति किरण आरेख दर्शाइए। तो अवतल द्वारा कितने कंडीशन में बनते हैं प्रतिबिंब, ठीक है, उसको, और अवतल दर्पण द्वारा कितने कंडीशन में बनते हैं, ये दोनों आना ही चाहिए आप लोगों को किसी कीमत पे। फिर एक भी क्वेश्चन बच जाएगा तो हमसे आप कहिएगा, अब तो मजा आएगा किस में। अब यहाँ पे कंप्लीट भैया आपका मैंने बहुविकल्पीय क्लियर, अति लघु उत्तरीय क्लियर, लघु उत्तरीय क्लियर, दीर्घ उत्तरीय क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के नोमेरिकल में। अब मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है, इसमें भी मजा कम आया है क्या? बहुत ज़्यादा। तो वीडियो का 200 लाइक भैया, 200 लाइक कुछ नहीं आप लोग के आगे, ठीक है, 200 लाइक तुरंत पहुँचाइए। शेयर तो इतना कर दीजिए कि मोबाइल हैंग हो जाएगा आपका, ठीक है, शेयर ज़्यादा कीजिए। अब चलिए अब नोमेरिकल हम देखेंगे। अब नोमेरिकल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नोमेरिकल पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है। क्या पूछा हमसे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो चलिए मैं उत्तर में आपको लिखता हूँ, यहाँ पे आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ कितनी होती है? तो अनंत होती है, ठीक है, अनंत होती है। सभी में लिखकर क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए। पहला क्वेश्चन आपको तैयार हो गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। बहुविकल्प में पूछेगा, आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़े। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपके बहुविकल्प में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने, कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। देखिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने को देखिए, मान लीजिए कोई ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से कितनी दूरी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु को क्या कर दिया जाएगा, रखा गया है। तो कह रहा है कि तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तभी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, ठीक है, वो समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। जितनी दूरी पे वस्तु रहेगी उतनी दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। तो अब आप ही बताइए कि जब ये कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब भी 10 ही सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है, क्योंकि बराबर होता है। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं क्या? 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है,
कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ पे रखा गया होता है और जहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जहाँ जितने सेंटीमीटर पे वस्तु रखी रहेगी उतने ही सेंटीमीटर पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। तो जाहिर सी बात है कि 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, बात सिंपल खत्म, ठीक है। तो उत्तर क्या देंगे? 10 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा इस वाले प्रश्न में आप लोगों को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए देखिए कि प्रश्न नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अभी वो विकल्पीय का प्रश्न है, ठीक है। पूछ रहा है हमसे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की आवर्धन होता है, ठीक है। कह रहा है बताइए कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं कि समतल दर्पण से जो समतल, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक है, बात को समझिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो हमारा व्यू होता है और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी जो जो यू होता है वो दोनों बराबर होता है। जब ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होने लगे तो उस समय जो हमारा यह आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है? 1 हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है? 1 होता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो आप क्या उत्तर देंगे? 1, ठीक है। आवर्धन कितना होता है? 1 होता है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो चुका होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस बहुविकल्पीय में आपको ऑप्शन देगा। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है, ठीक है। हमसे इसका संबंध पूछ रहा है, बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है। मैं सभी प्रश्न कराऊंगा, आप बस बेफिक्र रहिए, जितने भी क्वेश्चन कराऊँ सब इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो एक बात बता दूंगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि दर्पण की फोकस दूरी, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे लिखिए, दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। मतलब जो स्मॉल एफ होता है वो r/2 होता है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू में निकालूँ तो कितना हो जाएगा? तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा? तब ये 2 को गुणा f में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2f। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ए रहेगा तो आप इसको मार दीजिएगा, या तो ऑप्शन में ए रहेगा तो आप इसको मार दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यह बराबर r/2। तो यहाँ से आप r आराम से निकाल सकते हैं 2f। अगर वक्रता त्रिज्या निकालना होगा तो फोकस का दुगना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। और फोकस दूरी निकालना पड़ेगा तो वक्रता का आधी करेंगे तो निकल जाएगा आपका फोकस दूरी। तो वेरी सिंपल है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप मार सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऑप्शन आपका यही दिया रहता है, ठीक है, बहुविकल्पीय में। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है न्यूमेरिकल का, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसी पे बेस पे क्वेश्चन आ गया, जिस प्रकार पूछता है। देखिए कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो एफ की वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है, ये एकदम याद कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण में एफ की वैल्यू धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर तो हमको दे ही दिया है। अब पूछा है कि दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू पूछा है। मैंने अभी बताया था कैपिटल आर की वैल्यू क्या होता है? 2f, ठीक है, 2f। कैपिटल आर बराबर क्या होता है? 2f। आप फोकस दूरी दुगना कर दी तो r बराबर क्या आ जाएगा? 2 और गुणे f का वैल्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ r बराबर कितना निकल जाएगा? 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुविकल्पीय का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये % आपको दिक्कत नहीं हो, बस ये याद होना चाहिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आपका धनात्मक होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और आगे प्रश्न बहुत बड़े बड़े आएंगे, सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, आप बस धैर्य बना के रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर आपको दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर दे दिया है। अब कह रहा है इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी, मैंने अभी बताया था कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक और धनात्मक होती है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जब आप देखिए अभी मैं क्या बताऊँ, इसका कह रहा है कि फोकस दूरी, आप फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? f बराबर r/2, यही तो होता है। तब जब यहाँ से आप यफ निकाल रहे हैं तो यफ बराबर क्या हो जाएगा? आर कितना दिया है आपका? 20/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यफ बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब यह याद होना चाहिए बात आपको, यह बराबर 10 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस में होगा यार, ठीक है।
तो यह बराबर -10 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन में आपको 10 सेंटीमीटर भी दिया रहेगा तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या मारना है, -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इतना आप ध्यान में रखिए बात को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, वो विकल्पीय के प्रश्न हैं सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, ठीक है। करक वस्तु को कहाँ पे रखें कि वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो विकल्पीय में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि दर्पण के, देखिए कहाँ पे रखा जाता है, तो दर्पण के ध्रुव, और दर्पण के ध्रुव को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु, फोकस बिंदु को एफ बोलते हैं, जानते हैं कि नहीं आप लोग, फोकस बिंदु एफ के बीच में, ठीक है। जब अवतल दर्पण बीच में, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखना पड़ता है, तो दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे, तब यह कंडीशन फॉलो होती है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम रट्टा मार लीजिए कि ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे तो भाई बड़ा प्रतिबिंब और एक सीधा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कह रहा है यह कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, कि ऑप्शन डी समतल तथा उत्तल, ठीक है। चलिए आप हमें बताइए कि किसी दर्पण की आप कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों नहीं हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आप अपना आंसर चूज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो वो दर्पण होगा आपका ऑप्शन डी, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों होगा, क्योंकि समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण भी आपका सीधा प्रतिबिंब होता है, चाहे आप जितनी दूरी पर खड़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं दिया होता, ठीक है, तो कोई ना कोई बस सिर्फ समतल दर्पण दिया होता या तो उत्तल दर्पण दिया होता, दोनों नहीं दिया होता, ठीक है। तो आप इन दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों में ही क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, चाहे आप वस्तु से कितनी भी मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर क्यों ना खड़ा हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि जो टार्चों होते हैं और सर्च लाइटें होती हैं तथा वाहनों होती हैं, उसमें हेडलाइट जो बल्ब होता है, हेडलाइटों में जो बल्ब होता है वो कहाँ लगा होता है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ कहाँ लगा रहता है। तो वो लगा होता है आपका परावर्तक के फोकस, जो परावर्तक के फोकस होंगे, जहाँ से परावर्तक फोकस होता है, फोकस के अत्यधिक निकट लगे होते हैं, अत्यधिक निकट, ठीक है, अत्यधिक निकट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर आपको याद होना चाहिए कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, तब परावर्तक के फोकस के कहाँ पे अत्यधिक निकट लगे होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही सही आंसर होगा, बहुविकल्पीय का प्रश्न है यह सब। अभी मैं अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी कराऊंगा, आप बस धैर्य बनाए, क्योंकि इस वीडियो में सारा मैं समाप्त कर दूंगा, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 और बढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, जो कि बेहद अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल आपको वो विकल्पी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। कोई मान लीजिए कि माध्यम है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे हवा है। अगर यहाँ से दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ, जो ये सीमा पृष्ठ है, इस पे प्रकाश क्या होता है, लंबवत आपतित होता है, यहाँ से सीधे आता है, ठीक है, लंबवत आपतित होता है। तो कह रहा है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन का कोण कितना होगा, ठीक है। तो एक बात बता दूं कि अगर कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं, अगर वो लंबवत आती हैं तो बिना विचलन होते हुए क्या होती है, वो सीधे निकल जाती हैं, और जब सीधे निकल जाती है तो वहाँ पे अपवर्तन कोण क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे
देखें कि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये विकल्पीय में आएंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक 0 डिग्री देखने को आपको मिलेगा, उसी को आपको टिक करना है। अदर ये नहीं कि लंबवत तो 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, 90 अंश का कोण नहीं बनाता है, क्योंकि जब लंबवत आता है तो अपवर्तन कोण क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री बनता है, क्योंकि वो सीधे निकल जाता है बिना विचलन होते हुए। ठीक है, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हो चुका होगा प्रश्न का उत्तर, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और उसे देखने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए बेहद ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और यह क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। देखिए, माध्यम ए से माध्यम बी में प्रकाश किरण को गमन करते दिखाया गया है और कह रहा है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक बताना है इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तुरंत ये क्वेश्चन लग जाएगा। सबसे पहले आपतित कोण देखिए, इसमें दिया है क्या, आपतित कोण। ठीक है, आपतित कोण। ठीक है, आपतित कोण जैसा कि जानते हैं आप लोग के आपतित कोण क्या कहते हैं, तो आपतित कोण को हम लोग स्मॉल आई कहते हैं, जो यहाँ से प्रकाश किरणें जा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश किरणें जिधर जाती हैं वो आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण यहाँ से जा रही है, कितना अंश का बना रहा है, 60 अंश का। ठीक है, तो आई बराबर कितना, 60 अंश। और यहाँ पे अपवर्तित किरण देखिए। ठीक है, अपवर्तित किरण। ठीक है, प्रकाश जाने के बाद वो अपवर्तित किरण क्या होता है, आर होता है, जो यहाँ से प्रकाश परावर्तित पृष्ठ से प्रकाश यहाँ पे मोड़ रहा है। ठीक, कितने कोण पे मोड़ रहा है, तो 45 अंश का। तो इसलिए अपवर्तित कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपतित कोण आई बराबर 60 अंश और अपवर्तित कोण जो हो रहा है आर बराबर 45 अंश हो जा रहा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, तो क्या होगा कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो ये होता है साइन आई अपान साइन आर होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, साइन आई अपान साइन आर, तो साइन आई का वैल्यू कितना दिया है, तो 60 अंश, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 60 अंश, और बटे में साइन आर दिया 45 अंश, तो इसलिए साइन और आर का वैल्यू 45 का साइन 45 अंश। और साइन 60 अंश का मान जानते हैं आप लोग, करड़ी में कितना होता है, 3/2। अब बटे में साइन 45 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 2 होता है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/2 और ये भाग में गुणा में हो जाता है, करड़ी में 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 और नीचे बचेगा सिर्फ 2। तो अब ये बताइए कि करड़ी में 3/करड़ी में 2 ऊपर रहने दीजिए, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि करड़ी में 2 को गुणा करड़ी में 2 को करते हैं तो 2 ही आता है। और यहाँ से करड़ी में 2 को करड़ी में 2 को हटा देंगे तो बच जाएगा आपका क्या, करड़ी में 3/2 और करड़ी में 3/करड़ी में 2 बचेगा। ठीक है, तो करड़ी में 3/करड़ी में 2, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, सिंपल सा है, आप आपतित कोण और अपवर्तित कोण निकाल के और उसका अनुपात निकाल दिए, साइन आई अपन साइन आर, ये सापेक्ष बी का अपवर्तनांक पूछा था, तो सिंपल से आंसर आप इसको बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 15 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कह रहा है कि एक पदार्थ में इसी की चाल, वायु की चाल कितनी हो जाती है, 15 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा कि वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक, ये तो निकालना है, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक। तो थोड़ा एक लाइन लिखना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो लिखे आप लोग वायु के सापेक्ष पदार्थ का आप लोग लिख लिए। तो चलिए इसे किस प्रकार लिखते हैं, तो देखिए ए से मतलब एयर हो गया, एयर के सापेक्ष या पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर पहले होगा कि वायु में प्रकाश की चाल, कितनी है, वायु में प्रकाश की चाल अब बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, जो उस माध्यम में, मतलब कि माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है,
माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप एकदम आराम से समझेंगे तो हो जाएगा। देखिए पूछा हमसे, क्या पूछा है, ये तो पूछा है पदार्थ के अपर्तनांक बताइए। तो वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपर्तनांक हम निकाल रहे हैं, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपर्तनांक। तो पहले वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, अब बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। मतलब माध्यम मतलब वही चीज़ जो पदार्थ है, पदार्थ माध्यम ही होता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बस सिंपल से आप लगा सकते हैं, वायु में पदार्थ का अपर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁻8 है, और माध्यम प्रकाश की चाल कितनी है, तो 15 × 10⁻, कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए, ये 15 नहीं है, 1.5 है। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ा, 1.5 है। ठीक है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं, 1.5 तो यहाँ हम 1.5 लिख देंगे, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 30 हो जाएगा, और 10⁻8, और ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 15 हो जाएगा, 10⁻8, 10⁻8, 10⁻8 कैंसिल, अब 15 दूनी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो पदार्थ का अपर्तनांक कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन में दिया रहेगा कहीं ना कहीं, आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1.5 था। ठीक है, 1.5 था, 15 नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में आप लोगों को। ठीक है, चलिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपली से आपने लगा भी दिया। अरे प्रकाश की चाल ही तो दिया है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम प्रकाश की चाल भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपर्तनांक कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगर क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को करने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और 3/2 अपर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, देखिए अपर्तनांक पहले आपको दे दिया है, एक आपको दिया है वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो आप पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल होगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। देखिए मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास, कांच मतलब कांच। ठीक है, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक तो क्या होता है, तो ऊपर लिखेंगे हम कि वायु में प्रकाश की चाल, ये तो फॉर्मूला होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और बटे में कांच में प्रकाश की चाल, यही तो होता है, बटे में कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल। अब सिंपली आपको करना है कि देखिए यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक आगे ही दे दिया है 3/2, तो अपर्तनांक आपको 3/2 आगे दे दिया, तो मैं लिख दिया। और वायु में प्रकाश की चाल आपको वहाँ पे दिया है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हमसे पूछा था कांच में प्रकाश की चाल, मतलब ये हमसे पूछा है, तो इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है। ठीक है, तब यहाँ से निकल सकता है कि नहीं, आराम से निकल सकता है। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कांच में प्रकाश की चाल बराबर, कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा। अब ये इसको यहाँ पे भेज रहे हैं, तो यह देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, 3 × 10⁸ ऐसे ही रहेगा। अब बात को समझिए, यह 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आ गया, यह 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2 × 10⁸ आ गया। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, तब हमसे यही तो पूछा था कि कांच में प्रकाश की चाल, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, तो इस प्रश्न बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को करके ही आपको जाना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आप बहुत बार पूछा गया, सिंपल है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। देखिए प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 दे दिया है, तो कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, जस्ट उल्टा। ठीक है, एक बार वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दे दिया है, हमसे पूछा है एक बार कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिया है क्या, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक देने के बाद हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/ कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, यही तो होगा। हम देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक,
हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। तब सिंपली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 दे ही दिया है। हमसे पूछा है हमसे क्या पूछा है, ये तो पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक। तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा का कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, और 2 कहाँ चल जाए, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 यहाँ पे चल जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 2/3 जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, बहुत सिंपल है। करा वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक उल्टा तो 2/3 तो होगा। तो इस प्रकार आप लिख के दर्शा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका पार्ट, देखिए इसका मतलब सवाल बहुत ज़्यादा इसमें है, तो इसलिए पार्ट 1 में मैं कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करूँगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, अब पार्ट 3 भी आ सकता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, तो इन तीनों पार्टों का आपको देखना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 तो क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 17 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है आपसे कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, देखिए कितना सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए हमसे कहा है कि वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। तो पहले हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक क्या होगा, तो देखिए ए मतलब एयर, एन मतलब अपर्तनांक, जी मतलब ग्लास। ठीक है, बात को समझिएगा। पहले जल दिया ना तो वाटर लिखेंगे इस तरह कि एयर के सापेक्ष वाटर का अपर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक कितना दे दिया, पहले 4/3, फिर तुरंत दिया है कि एयर के सापेक्ष किसका, कांच का मतलब ग्लास का अपर्तनांक कितना दिया, 3/2 दिया है। तो देखिए वायु के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक 3/2 दिया है। अब हमसे पूछा है क्या कि जल के सापेक्ष, हमसे पूछा है कि वाटर के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ग्लास का अपर्तनांक बराबर क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है। तो हम लोग लिखेंगे कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक बराबर क्या होगा, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक अब बटे में वायु के सापेक्ष वाटर का अपर्तनांक लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए निकल जाएगा आपका पानी के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक, तो कितना हो जाएगा, तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक कितना दिया, 3/2। ठीक है, और बटे में पानी के और वायु के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक कितना दिया है, 4/3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक हो जाएगा 3/2, गुणा में हो जाएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 के 9 और 4 दूनी के 8। ठीक है, तो कभी कभी आंसर आपका ये भी रहता है और कभी कभी आंसर आपका बस इतना दे देगा कि 3/2 अब भागे 4/3, मतलब इसी चीज़ को ऐसे लिख देगा। तो कभी कभी आंसर ये भी मिल जाता है, कभी कभी आंसर ये भी, तो कोई भी मिले आपको आंसर कर देंगे, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इन क्वेश्चन में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपको। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो चुका है, तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की स्क्रीन पे आ गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बताइए कि निम्न में से इसमें से कौन सा, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल के द्वारा भी लेंस, कांच के द्वारा भी हम कर सकते हैं, प्लास्टिक के द्वारा भी कर सकते हैं, और मिट्टी के द्वारा क्या हम लेंस बना सकते हैं, कभी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, कि मिट्टी के द्वारा हम लेंस कभी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यह कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा। कौन सा है, उत्तल लेंस है। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, तो चलिए मैं आपको उत्तर बताता हूँ कि कहाँ रख पाएंगे इसे। तो लिखिए लेंस ऑप्शन में दिया रहेगा कि लेंस से मतलब एफ तथा 2F। ठीक है, 2F के बीच। ठीक है, आप लोग लेंस पढ़े होंगे, उत्तल लेंस तो जानते होंगे कि F क्या होता है, 2F क्या होता है। तो लेंस से F तथा 2F के बीच अगर रखते हैं तो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आप उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ रखना पड़ेगा, लेंस से F तथा 2F के बीच। ये तो आंसर आपको याद होना चाहिए, किसी कीमत पे आपको याद होना चाहिए चीज़। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्लियर हो चुका होगा तो क्वेश्चन नंबर 20 और बढ़ते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है आपसे कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो एक अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लिखिए आभासी बनता है। ठीक है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, सीधा व छोटा होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। कह रहा है कि मानव नेत्र का जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा भाग होता है। ऑप्शन ए कार्निया पर, ऑप्शन बी आइरिस पर, ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टि पटल पे। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, और मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता रहा हूँ कि मानव नेत्र जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है या दृष्टि पटल पर, उसी को बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगा, इसका आंसर आपको मालूम चल गया कि रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब ऑप्शन ए सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, ऑप्शन बी उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ऑप्शन सी सीधा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, और ऑप्शन डी उल्टा होता है उल्टा ही दिखाई देता है। तो चलिए स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका सही आंसर बता दूं कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। क्या होता है, उल्टा होता है परंतु क्या होता है, सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर होता है स्टूडेंट। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे कितना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है स्टूडेंट यह कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी द्वारा कि परितारिका द्वारा। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर बताइए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमापी द्वारा। ठीक है, पक्षमापी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब तक तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं और उसे सोचने या समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा यह कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया पर, परितारिका पर कि पुतली पर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ होता है, कार्निया पर होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, और याद भी होगा आप लोगों को, और याद भी कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है, जरा दूरदृष्टिता की समंजन की निकट दृष्टि की दीर्घ दृष्टि। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि जो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को जो समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण होता है समंजन क्षमता द्वारा। क्या, समंजन क्षमता के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवें की और क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है और इस प्रकार भी पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या तो इस प्रकार पूछ लेगा कि स्वस्थ नेत्र के निकट दृष्टि होता है, निकट बिंदु होता है, चाहे तो इसी क्वेश्चन के इस प्रकार पूछ लेगा। चार ढंग से पूछता है कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इन चारों ढंग से किसी प्रकार भी एग्जामिनर पूछे तो आप इसका आंसर क्या देंगे, 25 सेंटीमीटर के, 50 सेंटीमीटर के, 125 सेंटीमीटर के अनंत पर। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। ठीक है,
कि इसका सही आंसर कितना होगा 25 सेंटीमीटर। सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु जो होता है, चाहे स्वस्थ दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6वां अगर क्लियर हो गया है आप लोगों को अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। वो निकट बिंदु था, ये दूर बिंदु पूछ रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के अनंत पर। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग अपना आंसर चूज किए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित कहाँ होता है, अनंत पर होता है, और वही निकट बिंदु रहता है तो 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, ये बात याद होना चाहिए। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है कहाँ पे, तो अनंत पे। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्लियर कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि मैं आराम से पढ़ता हूँ, एक ही बात ध्यान से सुनिएगा। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। कह रहा है कि अगर श्यामपट्ट पर लिखा है तो उसको पढ़ लेता है, लेकिन आपके नजदीक जो उसकी वस्तु बुक है उसको नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर हो गया है, कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके दूर हो गया है। इसमें से आप बताइए कि वो श्यामपट्ट पर लिखा किसी चीज को पढ़ ले रहा है लेकिन उसके सामने रखी वस्तु को नहीं पढ़ रहा है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन सा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि क्यों क्या कारण है कि वह श्यामपट्ट की दूरी को श्यामपट्ट पर लिखे वस्तु अक्षरों को पढ़ लेता है और पाठ्य पुस्तक में जो वस्तु अक्षर लिखे गया है उसको नहीं पढ़ पाता है। तो विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु जो होता है उसके दूर हो गया हो। ठीक है, विद्यार्थी का नेत्र दूर बिंदु उससे क्या हो गया है, दूर हो गया है, इसलिए ठीक है नहीं पढ़ पा रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जल्द आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, कि ऑप्शन सी अनंत पर, कि ऑप्शन डी अनंत से कम दूरी पर। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता कहां, अनंत से कम दूरी पर। क्या, अनंत से कहां पे, कम दूरी पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे ढंग से इसे नोट कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष अगर दूर करना चाहता है तो किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए उसको। तो दोस्तों मैं बता दूं कि किस लेंस का प्रयोग करेगा, तो अवतल लेंस का। ठीक है, किस लेंस का, अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए अगर कोई लेंस में अगर लेंस लगाना चाहता है अपने चश्मे में तो अवतल लेंस लगवाएगा, वही दूर दृष्टि दोष रहता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यही दूर दृष्टि दोष रहता तो हम अवतल लेंस, अरे उत्तल लेंस मारते, क्या उत्तल लेंस मारते। ठीक है, लेकिन निकट दृष्टि दोष है इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया होगा स्टूडेंट। से चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, उसे समझेंगे और नोट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट ये कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, कि रेटिना के पीछे, कि कहीं नहीं। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर आप लोग चूज कीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे।
और क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट ये कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का कि हरे रंग का। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन जो होता है वो किसका, बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो रहा होगा ये चीज, नहीं याद रहा होगा तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए कि ऑप्शन सी बैगनी रंग के लिए कि ऑप्शन डी हरे रंग के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो बैगनी रंग के लिए होता है, ठीक है, बैगनी रंग के लिए उसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुविकल्पीय के मैंने टोटल 13 क्वेश्चन लिया है। अगर एग्जामिनर इस मतलब देगा तो देगा ही, इसमें से जरूर देगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर है। तो इस 13 में से ही आएगा और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। आप पूरा एकदम 13 क्वेश्चन बहुविकल्पीय का याद कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अति लघु उत्तरीय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो तुरंत शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक तो बनता है, लाइक तो आप करना है आपको किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए स्टूडेंट देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों उत्तर आप लिखेंगे इसका कि मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान कहाँ से होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, इसको आपको नोट कर लेना, बहुत ही आईएमपी प्रश्न। जितना क्वेश्चन बताऊंगा समझ लीजिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद करके जाइएगा, फिर देखिएगा एग्जाम में एकदम तड़का मचाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट उत्तर आप क्या लिखेंगे कि, तो चलिए स्टूडेंट उसका उत्तर लिखेंगे आप कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से इस निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। और 25 सेंटीमीटर के नजदीक अगर रख रहे हैं आप लोग तो आपकी आंखें उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगी, जितना स्पष्ट 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य, बहुत ही अच्छे ढंग से आप दर्शा सकते हैं। देख पा रहे हैं कितना वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कितना अच्छे तरीके से मैं लिखा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है आपसे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर आप क्या लिखेंगे कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। कह रहा है कि अगर आप में दूरदृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब इतना आपने नोट कर लिया है, कुछ पॉइंट और बचा इसमें का जो कि इस स्लिप में मैं दिखा देता हूं। इसके नीचे लिखे कि इस दोष को दूर करने हेतु उचित दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, आसान भी है, याद कर लेंगे। अब जस्ट एक प्रश्न फिर आपसे पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हो। तो दूर दृष्टि दोष था, पूछ लेगा तुरंत निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है।
समझ रहे हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यही अंतर होता, कुछ नहीं, आप याद भी होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, अब पूछता है हमेशा, ठीक है, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोनों में से एक आएगा जरूर, ठीक है, दोनों याद होनी चाहिए आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। एक व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। अभी पढ़े हैं हम लोग जस्ट, तो हम लोग उत्तर देंगे कि यदि व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, क्या दूरदृष्टि दोष होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं ना ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये क्या आ जाएगा, दूरदृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 2 तरीके से पूछता है, इसे आपको लिख लीजिए। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा 2 तरीके से। क्या पूछेगा कि एक व्यक्ति के चश्मे में ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, मनुष्य की आंख में कौन सा दोष है। या तो इसी क्वेश्चन के इस प्रकार भी बहुत बार पूछा गया है कि एक व्यक्ति के द्विफोकस दूरी वाले लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में क्या उत्तल लेंस लगा है, उसके नेत्र में कौन सा दोष है। कह रहा है कि व्यक्ति और चश्मा पहना, चश्मे के जो ऊपरी भाग वो किसका अवतल लेंस है या निचले भाग जो है वो उत्तल लेंस लगा हुआ है, बताइए कि उस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, इस स्लिप में है, और इसका सोल्यूशन आप लोग उत्तर लिखेंगे क्या कि इस प्रकार के व्यक्ति की आंखों में कौन सा जरा दूरदृष्टिता दोष होता है, कौन सा जरा दूरदृष्टिता दोष होता है। इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, द्विफोकसीय अवतल तथा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर इस प्रकार के रोग होगा तो अगर चश्मा इस्तेमाल जो करेगा तो उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल तथा उत्तल लेंस का उपयोग होगा। ठीक है, उसके निवारण के लिए। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 3 तरह से पूछता है एग्जाम में, तीनों तरह में से कोई तरीका आपसे पूछ सकता है, तो हम तीनों लिख दिए हैं कि अगर कैसे भी एग्जाम में पूछे, आपको अगर तैयारी कराई जा रही है तो बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाए। ठीक है, देखिए किस ढंग से पूछ सकता है। तो पहला तो इस प्रकार पूछ सकता है कि नेत्र में क्या परिवर्तन किया जाए कि यह भिन्न दूरियों पर स्थित बिंबों को फोकसित कर सके। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि पक्षमापी मांसपेशियों का आंख के समंजन में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। या तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के इस प्रकार पूछ सकता है कि हम पास की वस्तुओं और दूर की वस्तुओं को भी देखने योग्य कैसे बनाते हैं। यह एनसीईआरटी का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि किसी प्रकार से पूछ सके। उत्तर आप क्या लिखेंगे, उत्तर बहुत ही इसका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसको पूरा नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए, तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि नेत्र को भिन्न दूरियों पर स्थित बिंबों को फोकसित करने के लिए पक्षमापी मांसपेशियों में तनाव को परावर्तित करना पड़ेगा। जब मांसपेशियां आराम की स्थिति में होती हैं तो नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा दूरस्थ बिंबों को यह स्पष्ट देखने में सक्षम होती है। जब समीप स्थित बिंब को देखा जाता है तो पक्षमापी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, स्टूडेंट सिकुड़ जाती हैं तथा लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, स्टूडेंट कम हो जाती है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। चलिए, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार और मैं दिखा देता हूं ताकि आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्लियर कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है कि जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। कह रहा है कि एक किरण आरेख दर्शाइए और ये बताइए कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश के क्या विक्षेपण कैसे होते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया है, आपको इस प्रकार देखना है। श्वेत प्रिज्म, यहाँ से श्वेत की प्रकाश किरणें जा रही हैं और टकराने के बाद यहाँ विचलन कोण उत्पन्न हो रहा है, जो यहाँ पे प्रिज्म है और प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश किरणें आप जा रही है, टकराने के जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ से देखिए, पहला टकराव के कारण पहली प्रकाश किरणें जो ये लाल रंग, दूसरा क्या नारंगी, तीसरा क्या पीला, चौथा हरा, पांचवा नीला और छठवां आसमानी और सातवां बैंगनी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह प्रकाश की श्वेत प्रकाश में प्रकाश का विक्षेपण होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको चित्र बनाकर अच्छे ढंग से दर्शाना है स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको चित्र वीडियो को रोक कर इस चित्र को बढ़िया से बना लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी कर लिया होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो स्टूडेंट उत्तर देंगे आप कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम विचलन किन रंग का होता है, लाल रंग के प्रकाश का होता है तथा अधिकतम विचलन किसका, बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। तो स्टूडेंट आपको याद हो गया होगा कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो न्यूनतम किन रंगों का, लाल रंगों का, और अधिकतम किसका होता है, बैगनी रंग का होता है प्रकाश का। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपने नोट कर लिया होगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10वां यह अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। मात्र 10 क्वेश्चन में अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं समाप्त हो गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र पर प्रतिबिंब दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो नेत्र पर प्रतिबिंब दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि नेत्र से किसी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होने पर वस्तु क्या होने लगती है, धुंधली दिखाई पड़ती है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हम लोग। जबकि 25 सेंटीमीटर से दूर अनंत तक वो स्पष्ट दिखाई दे सकती है। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर नजदीक ले जा रहे हैं तो आपको धुंधली दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर अगर दूर ले जा रहे हैं अनंत तक तो स्पष्ट दिखाई दे सकती है, ठीक है, ये कह रहा है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10वां। अब तक मेरे 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का बात कर लिया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे आपकी स्क्रीन पर लघु उत्तरीय प्रश्न, जितना मैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपको नोट कराऊंगा सबको नोट करके इसका सॉल्यूशन लिख लेना है घर से और याद करके जाइएगा अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बार बार मैं नहीं कहूंगा, इन सारे क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है, और याद करके ही जाना है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में पहला नोट कीजिए हमारे साथ कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जाके आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी उठाकर देख लीजिए आप, ठीक है, कि मानव नेत्र की कौन सी समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि मनुष्य की आंखों के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, स्वस्थ मानव की आंखों के लिए इनकी स्थिति बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया, कहने की जरूरत ना पड़े आपसे, ये बस आप देखिए नोट कीजिए, तुरंत इसका सॉल्यूशन याद कर लीजिए, कहने की जरूरत ना पड़े मुझको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए, जो कि 2 ढंग से पूछा जाता है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। या तो इसी क्वेश्चन को पूछता है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखा चित्र बनाइए, एक रंग के लिए आपतन व विचलन कोण को निरूपित कीजिए। जैसा कि अभी देखें जस्ट मैंने हम लोग अति लघु उत्तरीय में बात की है वही पूछ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा लंग करना है, ठीक है, क्योंकि लघु उत्तरीय है उसमें थोड़ा और ऐड करके आपको लिखना होगा क्रियाकलाप, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट IMP, इसको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है ये भी बता दिया हूँ, इसके निवारण क्या किस लेंस से किया जाता है वो भी बता दिया हूँ। बस इसमें अगर यह प्रश्न आ जाए तो देखिए यहाँ लिखा है सचित्र वर्णन करिए, तो इसका चित्र बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। देखिए और नीचे फिर वही आ गया, ये दूरदृष्टि दोष है ना, निकट वाला भी पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं मैं जस्ट अभी बताया हूँ, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है भी बताया हूँ, लेकिन किरण आरेख इसमें बना देंगे तो यह पूरा फुलफिल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब तक बस लघु उत्तरीय प्रश्न 6 क्वेश्चन बताया, इसमें बस काम खत्म, इससे अलावा ये क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा लघु उत्तरीय में, ठीक है। बस मात्र 6 प्रश्न ही आपको तैयार करना है स्टूडेंट, ठीक है, ईमानदारी से। तब आप ये तैयार कर लेते हैं तो दावे के साथ कह सकता हूं जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का इस चैप्टर का, जो कि आपको पूरा पालन करना है, इसको नोट करके जाना है। चलिए स्टूडेंट देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है, जो मैं बोलूंगा उसको नोट करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, अगर टॉपर बनना है तो, ठीक है। क्वेश्चन में पहला नोट कीजिए कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का वर्णना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 नंबर का पूछता है, मानव नेत्र बनाना आना ही चाहिए आपको, सचित्र वर्णन दीर्घ उत्तरीय में दे सकता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी बताना कि नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का वर्णना वो भी किरण आरेख द्वारा खींचकर आपको बताना है। पहला प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और ईमानदारी से इसे तैयार भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि प्रिज्म क्या है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिज्म क्या है और किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको नोट करके याद करके जाना एग्जाम में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण स्पष्ट कीजिए, उचित चित्र बनाकर वर्ण विक्षेपण का मूल कारण भी लिखे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। जो मैं बोल दिया वो समझ लीजिए कि 100% सही बात है, ठीक है। आपको तैयार करके ही जाने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित निम्न घटनाओं को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है बताइए कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर जो आधारित निम्न घटना होती है उसको स्पष्ट कीजिए। कौन कौन घटना? तो पहला आपको बताना है कि तारों का टिमटिमाना, और दूसरा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। ये आपको कंडीशन बताना है उसमें। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मात्र 4 अगर याद कर लेते हैं, दावे के साथ कह सकता हूं इन चारों में से ही एक आएगा, ठीक है। चलिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब तक यह चैप्टर हम लोग बहुत ही संपूर्ण तरीके से पढ़ लिए हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। उपयोग किए गए लेंस की क्षमता की भी गणना कीजिए। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, केवल उसको कितने मीटर, 20 मीटर की दूरी तक ही वो क्या कर सकता है, देख सकता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार इसे सॉल्व किया जाएगा। हमसे पूछा है इसका कि लेंस की प्रकृति पूछा है और फोकस दूरी की गणना करने के आए, और पूछा है कि लेंस की क्षमता भी हमको बताइए। तो लेंस की क्षमता बताना है, ठीक है, और लेंस की आपको क्या बताना है, प्रकृति बताना है, और लेंस की फोकस दूरी बताना है। इतना 3 चीज इसमें बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दिया है, लिखेंगे हम लोग आराम से। दिया है, देखिए वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, वस्तु की दूरी। अब देखिए कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। मतलब वो बताया गया है कि कितना, 20 मीटर की वस्तु तक, मतलब उसका प्रतिबिंब देख सकता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो मतलब वस्तु की दूरी मालूम है नहीं, तो वस्तु की दूरी हमको मालूम नहीं कि कहाँ पे रखा गया, तो क्या मानेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। क्या मानेंगे, इनफाइनाइट। अब देखिए निकट दृष्टि दोष से इसलिए किस में हो जाएगा, वो ऋणात्मक में हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद आना चाहिए, ठीक है। वस्तु की दूरी जिसे हम किसे U से डिनोट करते हैं, हमको वस्तु की दूरी हमको बताया नहीं है तो इसलिए इनफाइनाइट मानेंगे, और निकट दृष्टि दोष इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे, ठीक है। इतना जानेंगे आप लोग। अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे लिखे आप लोग। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं, V से। अब प्रतिबिंब की दूरी V से डिनोट करते हैं, और लिखा है कि केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, ठीक है, केवल 20 मीटर की दूरी तक। तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम से डिनोट कर सकते हैं तो पूरा मीटर लिख सकते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष से इसलिए क्या हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको आना चाहिए। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछा है। क्या पूछा है, पहली बात कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछा है स्टूडेंट, ठीक है। और लेंस की फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ से, बराबर। ये हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है। अब देखिए लेंस सूत्र से लिखेंगे इसको, ठीक है। लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र सभी लोग जानते हैं कि नहीं स्टूडेंट, तो लेंस सूत्र स्टूडेंट ये होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला होता है लेंस सूत्र का, तो इसी पे आपको रख देना है। तो ये जाएगा 1/f, यही तुमको निकालना है, बराबर 1/v। v का वैल्यू कितना दिया, -20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/u, u की वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब यहाँ से निकल जाएगा कि 1/f बराबर 1 - 20, इस माइनस को इस माइनस में होते क्या हो जाएगा, +1/इनफाइनाइट, ठीक है। इतना हो जाएगा। जैसा कि जान पा रहे हैं कि 1/इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, तो 1/इनफाइनाइट में जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड रख देंगे, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का वैल्यू किस में, इनफाइनाइट का वैल्यू हमको मालूम है, कुछ नहीं। इनफाइनाइट मालूम थोड़ी हमको कि 5 है कि 7 है, क्या भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये कम कैंसिल, तो यहाँ सब तुलना किस में करेंगे, सिर्फ इसमें। तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/-20। अब यहाँ से स्मॉल f बराबर क्या निकल जाएगा, -20 मीटर, ठीक
ठीक है, क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, -20 मीटर निकल जाएगा। ठीक है, स्मॉल एफ बराबर निकल गया क्या, -20 मीटर निकल गया स्टूडेंट। अब ये कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी तो हमको निकल गया कि लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें खूब बढ़िया से कि लेंस की फोकस दूरी निकल गया स्टूडेंट। लेंस की फोकस दूरी आपका निकल गया क्या, स्मॉल एफ बराबर -20 मीटर। ठीक है, और बताइए कि अगर फोकस दूरी माइनस में आ गया, फोकस दूरी माइनस में आ गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। किसका, अवतल लेंस का। ठीक है, अगर ये धनात्मक में रहता तो उत्तल लेंस, तो एफ का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो इसलिए अवतल लेंस। अब देखिए हमसे पूछा है लेंस की क्षमता भी पूछा है, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या निकाल देते हैं, लेंस की क्षमता। तो हमके क्वेश्चन में पूछा था लेंस की, देखिए फोकस दूरी -20 मीटर, अब प्रकृति क्या हो गया, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट पूछा है लेंस की क्षमता, अब लेंस की क्षमता हम लोग निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंस की क्षमता बराबर, ठीक है, क्षमता क्या होता है, पी, ठीक है, पावर, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f, यही तो होता है, यही ना होता है, लेंस की क्षमता बराबर पी बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, एफ का वैल्यू क्या है, -20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी बराबर -0.05 मीटर। ठीक है, अब भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाए जो लेंस की क्षमता निकलता है तो किस में निकलता है, डायोप्टर में, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्षमता किस में निकलता है, तो डायोप्टर में निकलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया क्या था, व्यक्ति जो व्यक्ति होगा वो -0.05 डायोप्टर का अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। क्या, व्यक्ति के जो चश्मे प्रयोग होगा उस -0.05 डायोप्टर और किसका, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं किस प्रकार मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से इसमें मैंने लिखा है और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं, उसे देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में दूसरा आ गया है, सेम उसी के पैटर्न पे मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को दिया हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति के लेंस का प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। चलिए स्टूडेंट आप इसे लगाइए। ठीक है, वो क्वेश्चन में बता दिया हूँ और इसे आप सोल्यूशन करके हमें बताइए कि किस प्रकार इसे सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, सेम वही सवाल ही है। ठीक है, बस अंक चेंज हुआ, पैटर्न वही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है उसे लिखेंगे। ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है वस्तु की दूरी। चलिए स्टूडेंट आप ही बताइए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, और निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु की दूरी किसे, यू से डिनोट करते हैं। यू बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, वो भी क्या निकट दृष्टि दोष है इसलिए माइनस में हो गया। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो हमको दे रखा है जैसे उसमें लगाया था सेम उसी कैटेगरी से लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप बस वीडियो को देखते रहिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तब एग्जाम में बैठेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी ये इसी प्रकार एकदम यही क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से आने वाले हैं, बस अंक चेंज रहेंगे तो बस बाकी आप सोल्यूशन कर लीजिएगा वैसे ही। तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर कितना दिया है, कह रहा है कि 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है तो -50 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट, -50 मीटर। ठीक, आप स्टूडेंट करना क्या है, लेंस की देखिए जिस प्रकार में लिख रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाए जाते हैं जिस प्रकार में लिख लिख के लगा रहा हूँ। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, हमसे यही पूछा है। खूब जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है। फिर देखिए लेंस सूत्र हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे स्टूडेंट, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है आप तुम्हें याद हुई हो गया होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं। तो 1/f बराबर 1/v - 1/u, यही तो होता है। अब सिंपली इस पे रख लीजिए, तो 1/f हमको तो f की वैल्यू निकालना ही है। अब 1/v, 1/v का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, तो -50 मीटर। फिर माइनस लगा देंगे, 1/u का वैल्यू कितना दिया, -इनफाइनाइट। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ से, तो 1/f बराबर 1/-50, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस होगा तो प्लस 1/इनफाइनाइट। जैसा कि ये जानते हैं कि इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमको तुलना सिर्फ इसी में करना है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 1/f बराबर 1/-50। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल एफ की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -50 मीटर। ठीक है, -50 मीटर निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आज देखिए एफ का वैल्यू तब -50 आ गया तो हमको तुरंत मालूम चल गया किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। किस लेंस का,
अवतल लेंस का प्रयोग है स्टूडेंट, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में आती है। ठीक है, तो अवतल लेंस हो गया। अब हमसे पूछा था क्या, लेंस की क्षमता पूछा था। ठीक है, चलिए ये भी दर्शा लेते हैं। पूछा था लेंस की क्षमता बताइए, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर वो क्या होता है 1/f होता है, यही तो होता है। तो यहाँ से हम P निकालेंगे तो 1/f, की वैल्यू कितना दिया -50। अब P बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो -0.02। और क्षमता है तो किस में निकलेगा, डायोप्टर में निकलेगा स्टूडेंट, डायोप्टर। तो इसका क्षमता निकल गया -0.02 डायोप्टर निकल गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने वहां पे लेंस की फोकस दूरी भी हमने निकाल दिया और यहाँ पे क्या निकाल दिया, इसकी क्षमता भी निकाल दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसी पे कैटेगरी था। आपका पूरा कंसेप्ट अब क्लियर हो गया। इस पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर मान लेते तो थोड़ा रंग बिरंगा संसार से आ रहा था एकदम सेम इसी पैटर्न पे का आएगा तो आपका तो काम बन गया तुरंत। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को भूलिएगा मत एग्जाम तक, ठीक है, समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। वीडियो जैसे मैं लगा रहा हूँ उसी तरह आपको भी लगाना है और अच्छे मार्क्स आपको दिए जाएंगे, मेरा वादा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो इस कंसेप्ट को भूलना नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसे आप लोग लगाने की आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, आप लगा लेंगे स्टूडेंट। उसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, जिस प्रकार मैंने बता दिया 2 क्वेश्चन। ठीक है, खूब आराम से आप लगा लेंगे। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंखों से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी, लेंस की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसे भी लगाने में आप लोगों को। ठीक है, आप सेम लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है वस्तु की दूरी, इसमें वस्तु की दूरी बता रखा है। ठीक है, खूब आराम से वस्तु की दूरी नहीं बताया रहता तब भी हम लोग कर लेते हैं। वस्तु की दूरी क्या रखा है, कह रहा है कि कहाँ पे, अनंत पर किसी वस्तु को देखने के लिए। कहाँ पे भैया, अनंत पर किसी वस्तु को देखने के लिए। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी u, यू क्या हो जाएगा अनंत, क्योंकि दिया है। और जैसा कि देख पा रहे हैं क्या, निकट दृष्टि 2 से तो माइनस। ठीक है, अब देखिए इतना तो आप लोग मतलब दोनों क्वेश्चन में से सीख ही गए हैं कि अब क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी लिखना है। अब प्रतिबिंब की दूरी भी दे रखा है, प्रतिबिंब की दूरी 1% दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। आप एग्जाम में बस बैठिए तो फिर देखिए तमाशा, मजा आएगा। प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर, ठीक है, कितना दिया है, तो 10 मीटर की दूर की वस्तुओं को स्पष्ट, अरे वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ तक बन रहा है, 10 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, u बराबर, अरे सॉरी v बराबर 10.0, मतलब 10 ही होता है, 10 मीटर। लेकिन जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्या निकट दृष्टि 2 से, इसलिए क्या हो जाएगा, यह ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको आ गया। अब सिंपली आगे क्या हम लोग करते थे, तो लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछा है ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी। अब स्टूडेंट लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, तब हम लोग क्या लगाएंगे स्टूडेंट, लेंस सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे, समझ रहे हैं। अब लेंस सूत्र क्या होता है, तो इतना तो भाई आपको याद है ना, हो गया होगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है स्टूडेंट। ठीक है, सब लोग जानते हैं। चलिए अब इस पे लगाएंगे तो 1/f का वैल्यू तो हमको निकालना है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मालूम चल रहा है कि 1/u और v, सॉरी v है ना, अभी का वैल्यू कितना दिया है -10 मीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे -10। अब -1/u का वैल्यू क्या दिया, -∞। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है कि 1/f बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1/-10, इस माइनस को इस माइनस में होता क्या जगह प्लस, 1 क्या जगह -∞। मैंने बताया था कि इसका वैल्यू तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको तुलना किस में करना है, इनमें। तो अब लिखेंगे कि 1/f बराबर 1/-10। अब यहाँ से स्मॉल f का गुणा इस 1 में होगा तो क्या जाएगा, स्मॉल 1, अब -10 का गुणा 1 में होता है, क्या जाएगा -10 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी आपका आ गया। ठीक है, फोकस दूरी आपका क्या आ गया, -10 मीटर। आप फोकस दूरी तब माइनस में आने लग गया तो हमको मालूम चल गया कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अब क्या बोला है, यहाँ पे क्षमता भी हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता।
और लेंस की क्षमता सभी लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो P बराबर 1/f, f का वैल्यू कितना दिया है, तो -10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -0.1, और क्षमता है तो किस में निकल जाएगा, डायोप्टर में, ठीक है। तो बताइए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन और एक भी क्वेश्चन बचेगा आपसे कुछ नहीं, कंसेप्ट क्लियर, वहां सब कुछ क्लियर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे ढंग से लगा लिया था। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और खूब आराम से आप करके आएंगे, कोई 1% दिक्कत नहीं होगी। जो पढ़ा होगा स्टूडेंट वो आराम से करके आएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, इसको भी हम लोग बहुत ही आस्ते से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और इसे भी सोचना समझने और लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो पहले कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, पहले उसको 1-2 बार पढ़ लेते हैं, ताकि उसका आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि हाँ क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा आप ही बताइए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि नहीं। तो देखिए आप लिखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, और पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप ही बताइए, यहाँ पे लिखिए एक पॉइंट, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा एक एक पॉइंट आपको, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का, सभी लोग जानते हैं, बताइए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, चेक किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस बात से सभी लोग सहमत हैं स्टूडेंट, सभी लोग क्लियर हैं, ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, फोकस दूरी पूछा ना, तो हम लिखेंगे कि माना इस लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है, जो 25 सेंटीमीटर, देखिए लिखना पड़ता है, इसी तरह लिखना पड़ेगा आपको, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, दूर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनाती है। कहाँ पर बनाती है, 20 सेंटीमीटर पर बनाती है। कह रहा है, देखिए अभी मैं लिख लेता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को, बनाती है। कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर पर जो रखी गई वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, 20 सेंटीमीटर पर बना रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए इतना आपको लिख लेना, पे अब जाके हल करना है, तो फिर आपको लिखना है कि दिया है, जो दिया है पहले उसको आप लोग लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी हम किससे डिनोट करते हैं, सभी लोग जानते हैं, तब भी से। अब भी बराबर कितना दिया हमको प्रतिबिंब की दूरी, तब 20 सेंटीमीटर बनता है, 20 सेंटीमीटर। और निकट दृष्टि दोष से इसलिए क्या माइनस में लगाएंगे, इतना तो सबको मालूम है। फिर वस्तु की दूरी, अब देखिए स्टूडेंट वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं, यू से। अब वस्तु की दूरी कितना दिया, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, या 20 सेंटीमीटर 25। अब निकट दृष्टि दोष है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों ने बहुत ही अच्छा तरीके से कर लिया। अब हमसे लेंस के सूत्र से हम फोकस दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र लगाइए। तो लेंस के सूत्र क्या होता है, तो स्टूडेंट ये होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है स्टूडेंट। अब देखिए लगाना है आपको 1/f का वैल्यू हमको निकालना है, और 1/, देखिए v का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे -20, और -1/u का वैल्यू क्या दिया है, -25 दिया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए, तो हो जाएगा कि 1/f बराबर
1/-20, इस माइनस गुणा इस माइनस में होता क्या हो जाएगा प्लस 1/, क्या हो जाएगा यह 25। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से निकल जाएगा 1/f बराबर, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए तो 100 ले लीजिए। ठीक है, तो 20×5 = 100, तो क्या हो जाएगा -5 और प्लस 25×4 100 +4। ठीक है, तो यही तो होगा, इतना तो जानते हैं आप लोग। तो ये जाएगा 1/f बराबर -5 और +4, -5 और +4, तो माइनस प्लस आता है तो घटता है, तो 5 में से 4 गया तो क्या बच गया 1, चिन्ह लग गया बड़े वाला तो -1, और बटे में क्या आ गया 100। अब देखिए इस f को ऊपर भेज देंगे तो ऊपर f चला जाएगा, और इस 100 को ऊपर भेज देंगे तो क्या जाएगा -100 जाएगा। तो मतलब फोकस दूरी कितना आ गया -100। ठीक है, -100 सेंटीमीटर। तो पुस्तक पढ़ने के लिए -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपको समझ जाए। अतः पुस्तक पढ़ने के लिए ठीक है -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी, -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, कहीं कि भाई फोकस दूरी माइनस में आ गया तो अवतल लेंस तो होगा, अवतल लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। अब बताइए फ्रेंड कोई दिक्कत, इतना बड़ा सवाल, अब बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप कितना आसानी से आप लोग बना रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही जो पढ़ा रहेगा लड़का वो करके चला नहीं आएगा, क्यों वेट थोड़ी करेगा, किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे कंसेप्ट क्लियर हो, किसी प्रकार घुमा फिरा के लगा देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इसे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -20 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी किया जाता है एक दो बार पढ़ लीजिए। आप पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए दिया क्या है, हम लोग लिखेंगे दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी तो दिया है ना आप, चलिए लिख लीजिए वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी किससे, तो यू से डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हम तो एक चीज जाने गए हैं, ठीक है, कि अब आप ही सुनिए। देखिए कह रहा है क्या कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करें कि वस्तु कितना है 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो वस्तु की दूरी किस में हो जाएगी माइनस में, तो माइनस में 25 सेंटीमीटर पर क्या दिया है कि एक मनुष्य का चश्मा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी जो u बराबर क्या मैंने रख लिया -25 सेंटीमीटर। इतना तो सभी लोग जानते हैं, इतना तो लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी अब निकालेंगे। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, देखिए बहुत ही मजा आएगा। लेंस की फोकस दूरी, और लेंस की फोकस दूरी होती है स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ बराबर क्या होता है स्टूडेंट, सभी लोग जानते हैं स्मॉल एफ बराबर क्या होता है। तो स्टूडेंट यह होता है, अच्छा स्टूडेंट एक बात बताइए हमें, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि क्षमता बराबर क्या होता है। क्षमता बराबर क्या होता है, तो देखिए ये निकालना है आपको। क्षमता बराबर क्या होता है कि P बराबर 1/f, यही तो होता है। तो ये बताइए कि तब क्षमता बराबर, यहाँ पे क्षमता है, ठीक है, क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं। डायोप्टर हमको क्षमता तो दिया है, क्षमता कितना दिया है -20 डायोप्टर, तो हम लोग क्या लिख देंगे -20 डायोप्टर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट देखिए क्षमता कितना दे दिया है -20 दे दिया। ठीक है, हमको निकालना क्या है 1/f की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज, आप एक फार्मूला होता है कि लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान समझिएगा 100/p। ठीक है, यह फार्मूला को रट्टा मार लीजिएगा। जब भी आप f निकालना चाहते हो और आपका डायोप्टर दे हो तो आप 100/p का फार्मूला लगाएंगे, आपका फोकस दूरी निकल जाएगा। तो फोकस दूरी निकालिए, तो यह जगह f बराबर 100 और क्षमता कितना दिया है -20। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया आपका। ठीक है, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो 2 5 10, तो स्मॉल f बराबर कितना आ जाएगा
तो आ जाएगा ये आपका 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आ गया क्या? 5 मीटर आ गया, ठीक है, और भी माइनस में। तो अब यहाँ पे आ गया आपका -5 मीटर। अब फोकस दूरी आपका निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है कि चश्मे के बिना मनुष्य कह रहा है कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। चलिए, तो अब हम लोग निकालेंगे। तो फॉर्मूला लेंस सूत्र का जानते हैं आप लोग, क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। अब देखिए 1/f का वैल्यू कितना दे दिया? -5 बराबर 1/v का वैल्यू हमको नहीं दिया, हमको निकालना है। अब -1/u का वैल्यू कितना दिया? -25, तो यहाँ लिखेंगे -25। अब स्टूडेंट देखिए, करना आपको क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/-5 बराबर 1/v, माइनस गुणा माइनस में होते हो जाएगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए सिंपली आपको करना है ये चीज है स्टूडेंट कि 1/-5, देखिए प्लस 1/25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1/25। अब बराबर इधर क्या बच गया? 1/u। अब यहाँ से स्टूडेंट आपको करना है क्या? 25 और 5 कैल्सियम क्या हो जाएगा आपका? 25, क्योंकि 5 से 25 कट जाएगा तो 25 ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 5 25, तो -5 और -25 से 25, तो क्या हो जाएगा? 1। अब बटा बराबर 1/v, -5 -1 क्या हो जाएगा? -6 क्या हो जाएगा? 25 बराबर 1/, क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? तो हो जाएगा v। अब करना आपको क्या है कि स्टूडेंट देखिए, यहाँ हमको v का वैल्यू निकालना है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? v बराबर क्या हो जाएगा? 25/-6, ठीक है। अब इसका आप इसमें भाग दे दीजिए। तब 25 में 6 का भाग देंगे तो 6 चौको 24, यहाँ पे क्या बच गया? 1, फिर यहाँ पे क्या? 0, 10 बढ़ा के यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 6 कम 6, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4, फिर 0, फिर 6 छड़े के 36। तो मतलब कितना? तो u बराबर 4.16 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। 4.16 सेंटीमीटर लगभग हम क्या करेंगे? इतना दूरी पर स्थित पुस्तक को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसानी ढंग से आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6वां, अभी तो मैंने 5वां डिस्कस किया हूँ। कह रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसे किस प्रकार में सोल्यूशन के तौर पर करता हूँ। सभी लोग जानते हैं दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का दोस्तों? तो उत्तल लेंस का। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो दिया है, ठीक है, देखिए दिया है, क्या दिया है? वस्तु की दूरी। तो देखिए वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं? u से। तो u बराबर कितना दे दिया है यहाँ पे? वस्तु की दूरी कहाँ पे? वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो मतलब वस्तु 25 सेंटीमीटर पे है, तो u बराबर क्या जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन किस में? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे दूरदृष्टि, देखिए दूरदृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो, यहाँ पे वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या रहेगी? ऋणात्मक, ठीक है स्टूडेंट, ऋणात्मक रहेगी। ये बात आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या कहा है? तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना दिया है? तो -150 सेंटीमीटर, -150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट ने किस प्रकार इसे हल करना है, अब उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं। अब स्टूडेंट करना आप लोगों को यह है, देखिए अब करना यहाँ पे दोस्तों ये कि फोकस दूरी हमसे पूछा है। तो फोकस दूरी अगर आपका माइनस में आ जाता है तो अवतल लेंस, और प्लस में आ जाता है तो उत्तल लेंस। तो प्लस में आना चाहिए क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग होगा ना। तो अब देखिए देखते हैं आंसर क्या आता है, प्लस ही आएगा तभी तो उत्तल लेंस होगा। अब देखिए तो हम लोग लगाएंगे क्या यहाँ पे? लेंस सूत्र। क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र स्टूडेंट क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। सिंपली से आपको लगा देना तो ये हो जाएगा कि 1/f
निकालना है हमको, एच क्या है 1/v क्या है -150 और फिर -1/u का वैल्यू क्या है -25। आप सिंपली करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/-150, इस माइनस को गुणा इस माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा 1/25। अब सिंपली स्टूडेंट आपको करना क्या है कि 1/f बराबर इसका एलसीएम लेंगे 150 और 25 का तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली करना है कि ये 150 कट गया तो क्या हो जाएगा -1 आ गया और प्लस ऐसे कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा तो 25 6 का 150 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा 1/f बराबर -1 + 6 तो क्या हो जाएगा 5 और बटे क्या हो जाएगा 150। यहाँ से f का वैल्यू निकालेंगे तो 150 बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे कटाएंगे f बराबर 5 15 और 0 f बराबर क्या गया 30। तो हम देख पा रहे हैं कि f का वैल्यू प्लस में आ गया, तब f का वैल्यू प्लस में आ गया तो समझ लीजिए कि किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग होने लगा। ठीक है, f का वैल्यू प्लस में आ गया तो उत्तल लेंस, तो ये माइनस आता था पहले तो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते थे, तो उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त कौन सा होगा, कह रहा है कि उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त होना चाहिए। तो भाई 30 सेंटीमीटर का और उत्तल लेंस का प्रयोग होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6वां आपको बहुत ही अच्छे ढंग से स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7वें को उसे देखेंगे, उसे सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि प्रिज्म वाला भी क्वेश्चन आता है इसमें, तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, साइन 49 अंश का मान दिया 0.75। तो देखिए स्टूडेंट इसे किस प्रकार हम सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजीली टाइप करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए जो जो इसमें दिया रहता है उसको उतार लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या क्या दिया उसको लिखेंगे, दिया है तो यहाँ पे हमको प्रिज्म कोण दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर कितना दे दिया यहाँ पे 60 अंश दे दिया। ठीक है, ये चीज जान गया। अब दिया अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण होता है, इसे हम लोग सिग्मा एम से डिनोट करते हैं। सिग्मा एम बराबर कितना दिया है 38 अंश। ठीक है, 38 अंश दे दिया। अब देखिए करना हमको क्या है स्टूडेंट, अपवर्तनांक पूछा है तो इसका फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए। इसी फार्मूले पे बेस आता है क्वेश्चन और एक्स्ट्रा नहीं आता, इसी फार्मूले पे आएगा। अपवर्तनांक n बराबर फार्मूला होता है कि साइन a प्लस सिग्मा बटे 2 फिर पूरे बटे में साइन a/2, यह फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको अपवर्तनांक निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यह साइन और ए का वैल्यू कितना दिया है प्रिज्म कोण 60 अंश और अल्पतम विचलन कोण कितना दिया है 38 अंश और बटे में क्या आ जाएगा 2, पूरे बटे में क्या दिया है साइन a/2, ए का प्रिज्म कोण कितना है 60 अंश बाई 2, तो ये तो लिखेंगे। अब देखिए अपवर्तनांक n बराबर क्या निकल जाएगा, साइन ये से जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 और 36 9 98/2 और यहाँ पे काट देंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 अंश। ठीक है, अब स्टूडेंट करना इसको काट दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, तो n बराबर साइन 2 चौक को 8 और 2 9 18 49 बार में क्या हो जाएगा साइन 30 अंश। ठीक है, अब सिंपली करना है यहाँ पे कि n बराबर साइन 49 अंश का वैल्यू आगे बोल दिया था कि 0.75 होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 49 अंश का 0.75। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट आपको करना क्या है कि अब आपको लिखना है कि साइन 30 अंश का मान। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। साइन 30 अंश का मान होता है क्या 1/2, 1/2 का हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0.5 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली आप हल कर लेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या 1.5, इसे रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो ये जगह आपका अपवर्तनांक आ गया। ठीक है, यही निकालने के लिए बोला था, तो यही क्वेश्चन आता है इस फार्मूले पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने एक ही क्वेश्चन से इसको समझ लिया होगा, तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फार्मूला मैं लिखा हूँ यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, इस फार्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, और इसी बेस पे रहेगा, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल आपका मतलब अच्छे ढंग से मैंने समझा दिया, खत्म हो गया। ठीक है, एक भी न्यूमेरिकल छूटा नहीं आप लोगों से। तो यहाँ पे संपूर्ण रूप से यहाँ पे मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार पूरा अच्छे ढंग से कवर होता हुआ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।